हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे के एनटीपीसी की परीक्षा तिथि सुनिश्चित की जा चुकी है, जो कि 28 दिसंबर से होनी थी और आज 28 दिसंबर था। आज दोस्तों 28 दिसंबर से फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के अब तक के जितनी भी शिफ्ट्स में एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जीके के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं अब तक वो सभी मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। और आगे के लिए एग्जाम्स के लिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं करूँगा, फटाफट से। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, वह था बंगाल विभाजन के समय वॉइसराय कौन था। तो आपको इसका आंसर बताना है। फटाफट से वीडियो को कमेंट करें कि बंगाल विभाजन के समय वॉइसराय कौन था। दोस्तों, जो बंगाल विभाजन हुआ था हमारा, वह कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के समय वॉइसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय दोस्तों लॉर्ड कर्जन वॉइसराय थे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ये मैंने नोट कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाद में फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह था सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, सबरीमाला के ऊपर काफी क्वेश्चन बने हुए थे और सबरीमाला काफी क्वेश्चन न्यूज में भी चल रहा था, इस वजह से सबरीमाला के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों, सबरीमाला कहाँ पर स्थित है। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। सबरीमाला दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में, राजधानी जो है केरल की तिरुवनंतपुरम, वहां पर स्थित है। तो मैं नोट कर देता हूं, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यह काफी न्यूज में चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन ये न्यूज में, इसलिए आरआरबी के एनटीपीसी में यह क्वेश्चन दिया गया था। तो आप लोगों को फटाफट से इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है सुकन्या योजना क्या है। आपको आंसर बताना है दोस्तों, सुकन्या योजना क्या है। यह न्यूज में चल रहा था, इसलिए आपको फटाफट से आंसर बताना है। आपको 2016 से लेकर के 18, 19 और 20 की चारों ईयर की करंट अफेयर, आरआरबी एनटीपीसी जो है दोस्तों, कहीं से भी अपने क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है कि वह कभी भी कोई सा क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है करंट अफेयर का। इसलिए आपको फटाफट से आंसर देना है कि सुकन्या योजना क्या है। यह इस बार पूछा गया था, मॉर्निंग शिफ्ट का यह क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर बताइए दोस्तों। मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत की एक छोटी सी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक जो भी हैं, कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की आयु सीमा जो है 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। और सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ दोस्तों कितने रुपए की आवश्यकता है? वह केवल 250 रुपए में मात्र अकाउंट खोला जा सकता है। और दोस्तों, अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह थी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यह खाता कितने अमाउंट में खोला जा सकता है? वह खाता केवल दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना खाता जो है दोस्तों 250 रुपए में खोला जा सकता है। तो यह जानकारी थी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपको आंसर पता भी होगा कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस आए थे वो तो खैर मुझे नहीं पता है, ये मेमोरी वाइज क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को क्या क्या याद रह गया है, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और आपको इसका आंसर बताना है कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों। तो आपको पता भी है, फटाफट से आंसर बताइए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। जैसे कि चिकन पॉक्स है, ठीक है, छोटी माता जिसे बोलते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, और ये कोविड का दौर चल रहा था, इस वजह से ये क्वेश्चन आया है। मैंने बताया था भी आपको कि कोरोना वायरस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि वायरस से होने वाले, विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों, चिकन पॉक्स है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, इस तरीके से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो फटाफट से आंसर बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों। वीडियो को पॉज करके कमेंट करें।
फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों। प्रार्थना समाज के भारतीय नवजागरण के दौरान धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाडे ने मुंबई में 31 मार्च 1867 में की थी। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों कौन है? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने जो है 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों कौन थे? आप कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से हमें। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आया था वह था राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कल्हड़ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन जो आया था दोस्तों वह था गोबी डेजर्ट कहां पर स्थित है? तो कमेंट करके उत्तर बताएं गोबी डेजर्ट कहां पर स्थित है। यह चीन के कब्जे वाला तिब्बत और मंगोलिया में स्थित है दोस्तों। इसकी जो क्षेत्रफल है वह है 1623 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तर में अल्टाई पहाड़ और मंगोलिया के स्टेपी और चारागाह से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम में घसू का गलियारा और तिब्बत के पठार तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में चीन के उत्तरी क्षेत्र के मैदान है। ठीक है, तो गोबी डेजर्ट के बारे में जो आया था वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है विद आंसर। आप फटाफट से वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के इसके आंसर को पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि सदन के अधिकतम सदस्य की संख्या जो है 552 होगी। नेक्स्ट जो है 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और दोस्तों जो हमारा अगला है वह 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। तो इस हिसाब से वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 545। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है 545। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? पदार्थ की मात्रा मापने की जो इकाई है वह दोस्तों मोल कहलाती है, जिसका संकेतक MOL होता है। पदार्थ की मात्रा का यह जो है किसमें इकाई है? SI मात्रक, SI की इकाई है ये। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अभी मेरी जो कल की क्लास थी उसी में मैंने आपको बताया था काफी SI इकाई के बारे में। और हमारी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सारी फिजिक्स की जो वीडियो है और जियोग्राफी की जितनी भी वीडियो है उन सब में मैंने सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारी सारी वीडियोस को देखिए, आपको सारे उत्तर फटाफट से मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से कुछ पूछा गया है, कुछ अलग से कुछ पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों वह है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन के मध्य हुई थी? तो किन किन के मध्य हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई? फटाफट से आंसर बताएं। मैं दोस्तों फटाफट से वीडियो को समाप्त करूंगा, ज्यादा देर नहीं लूंगा आपकी। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय जो नाम हेमू था, जिनका हेमू के नाम से जो विख्यात थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556, ठीक है 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति आगा खान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। ठीक है, तो यह थी जानकारी पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? फटाफट से कमेंट करके उत्तर बताएं हमें इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो फटाफट से आंसर बताएं। भारत में पहली जनगणना दोस्तों 1951 में जनगणना हुई थी। ठीक है, भारत की पहली 1871 के बाद से हर दशक में भारत में आयोजित सेंसस की श्रृंखला में यह 9th भी है। ठीक है, अगर भारत की मतलब आज़ादी के बाद से हम देखते हैं तो, और अगर भारत की हम जब से मतलब कि जनगणना लागू हुई है तब से देखा जाए तो यह कौन सी जनगणना है? फटाफट से आंसर बताएं दोस्तों। आज़ादी और भारत का विभाजन जो था के बाद से यह पहली जनगणना थी। मैंने जैसा कि आपको बताया 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत पहली जनगणना भी आयोजित की गई थी। और भारत की जनसंख्या को दोस्तों मैंने यहाँ पर संख्या नोट करी, आप नोट कर लीजिएगा कि इतने अनुपात में गिना गया था, इतने पुरुष थे और इतने महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ नोट कर दिया गया है। तब तक बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
MICR का पूरा नाम क्या है? यहां बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि MICR का पूरा नाम क्या है। फटाफट से आंसर बताएं कि MICR का पूरा नाम क्या है दोस्तों। दोस्तों जो इसका पूरा नाम होता है वॉइस इनपुट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, ये बैंक में जो MICR कोड जो होता है ये चेक की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो क्या कहते हैं दोस्तों, वॉइस इनपुट, मैं नोट कर देता हूं, वॉइस इनपुट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, वॉइस इनपुट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो यह थी जानकारी दोस्तों MICR के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वाक्य किसका था? तो यह वाक्य दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था, जिन्हें ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, जो इन्हें भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी माना जाता है। ठीक है, उनका मराठी भाषा में दिया गया यह नारा कि स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे अड़ी तो मी मिड्यावच्च, अर्थात स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो यह थी जानकारी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक के बारे में। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO के प्रमुख कौन है? तो फटाफट से आंसर बताएं दोस्तों, DRDO के प्रमुख कौन है? वीडियो को पॉज करके कमेंट करें, उत्तर फटाफट से बताएं दोस्तों। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को, जो कि रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं, उन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, जिसे DRDO के बोला जाता है, कि सचिव एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है और DDRND, ठीक है, के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है, मतलब कि इन्हें नियुक्त किया गया है। तो कौन है दोस्तों DRDO के प्रमुख? तो जो कि DRDO के प्रमुख है दोस्तों वह है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर आपके सामने है। जो भारत के सबसे पहले युवा राष्ट्रपति थे वह थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, भारत के युवा राष्ट्रपति। और इनका जन्म इन्होंने कब राष्ट्रपति का पदभार संभाला था? इन्होंने संभाला था दोस्तों 25 जुलाई 1977 को इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। और इनका जन्म कब हुआ था? 19 मई 1913 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। तो यह थी जानकारी भारत के युवा राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों आप हमारी वीडियोस को फटाफट से सारी देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं आया है कि कुछ ज्यादा ही बाहर से आ गया, नॉर्मल सा पेपर है, आप फटाफट से पढ़ सकते हैं और आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध दोस्तों किससे है? आंसर बताएं। आंसर बताइए फटाफट से। कच्चा रेशम बनाने के लिए दोस्तों रेशम के कीटों का पालन किया जाता है और उसी पालन को दोस्तों क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। जो रेशम उत्पादन का बड़ा आशय जो है, बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए एक रेशम उत्पादक जीवों को पालन करना होता है। इसमें अब तक एक उद्योग का रूप ले लिया है। ठीक है, और यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है, मतलब कि एक लघु उद्योग है। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा कुछ टफ नहीं था कि सेरीकल्चर नाम से ही है कि रेशम के कीड़ों का है ये। अब बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर बताइए। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को जो है श्रमणों का धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता भी थे। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य
में जिन यतियों और वार्तियों का उल्लेख मिलता है वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर श्रमण परंपरा के ही थे। मनुस्मृति में लिच्छवी, नाथ, मल्ल आदि क्षत्रियों का वात्यों में गिना है। आर्यों के काल में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि को लेकर जैन धर्म की परंपरा का वर्णन भी मिलता है। महाभारत काल में इस धर्म के प्रमुख नेमिनाथ थे। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? आंसर बताइए फटाफट से। 24वें जो तीर्थंकर थे दोस्तों वह थे महावीर। कौन थे? महावीर। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों वह थे महावीर। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और फर्स्ट कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, ऋषभदेव को। तो अब वीडियो को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से आंसर पढ़ लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने भी आपसे कहा भी था, सॉरी इसके पहले है, इसके बाद है। अब पढ़ते हैं, सैडल पीक कहां पर स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर में ये रहा था इसलिए पूछा गया है ये। सैडल पीक कहां पर स्थित है? तो आंसर बताएं। सैडल पीक दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर स्थित है सैडल पर्वत? सैडल पर्वत दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। यह सबसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है और यह अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घेरा हुआ है। यह पर्वत दिगलीपुर से 90 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है और 90 नहीं 10 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है और अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी जो कि कालपोंग नदी है, इसकी ढलानों से आरंभ होती है। ठीक है, तो यह संक्षिप्त जानकारी थी इसके बारे में, अंडमान सैडल पीक के बारे में और अंडमान निकोबार के बारे में। अब नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने फटाफट से आंसर सारे साथ में ही लिखे हैं इसलिए कि ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आप पढ़ सकते हैं। और तब तक बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता चल जाता है और आजकल तो सभी बच्चों को पता होता है, छोटे से छोटे बच्चों को पता होता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और मैंने आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बता दिया था। काफी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आए हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ध्यान से देखें, जो कि मैं करा भी रहा हूं। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। सारी वीडियोस का लिंक मैं प्लेलिस्ट में मैंने आपको बना रखी है, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और वीडियो के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज्य में, सॉरी ये तो दोबारा से हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? आंसर बताइए। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और यह काफी भयानक हादसा था, औद्योगिक हादसा। ठीक है, अब जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें कौन सी गैस का उपयोग हुआ था? ये बताइए फटाफट से आप लोग कि इसमें कौन सी गैस का उपयोग हुआ था दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से। इसमें गैस का प्रयोग हुआ था, वह कौन सी गैस थी जो लीक हो गई थी? वह थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर मिथाइल। ठीक है, यहां पे सॉरी सही से लिख देता हूं मैं आपको। आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी गैस वह लीक हो गई थी भोपाल गैस त्रासदी में। ठीक है, और कब हुई थी ये? 3 दिसंबर 1984 को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो एटॉमिक थ्योरी दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा। और कौन से सन में की गई थी दोस्तों? 1808 में। ठीक है, और इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था दोस्तों? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम है और नियम पर आधारित
था, ठीक है, किस पर आधारित था वो भी मैंने फटाफट से लिख दिया यहाँ पर। आप लोगों को वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं कि एटम, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वह सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो एटॉमिक थ्योरी दोस्तों जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। कौन सी सन में की गई थी? 1808 ईस्वी में, ठीक है। फटाफट से आप लोग ध्यान से रखिए, क्वेश्चन कोई इतने टफ नहीं आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेपर टफ आ रहा है। जो पेपर था दोस्तों वह आया था ओवरऑल इजी टू मॉडरेट की तरफ, ठीक है, सिंपल सा पेपर था, पेपर बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। आप ना ही घबराएं बिल्कुल, फटाफट से, अगर आपके मैथ ओके है तो आप फटाफट से पेपर कर सकते हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें, आंसर को करते रहें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख लें, और सबसे ज्यादा उन्हीं से पूछा जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप करें। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और करंट अफेयर भी ज्यादा कोई टफ नहीं आई है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आया हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ ये बता दीजिए फटाफट से। और इसका पहला संस्करण दोस्तों 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। दूसरा पुणे में हुआ था, और तीसरा कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? 30 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। कहाँ? गुवाहाटी कहां पर है दोस्तों? कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से। यहां पर आपको सारी डेटें मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आप इन वीडियोस को इन डेट्स को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहां पर सारा नोट कर रखा है, आप यहां से देख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, ओके। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन कराने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, ठीक है। तो चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है वह बताइए फटाफट से। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। 324 से लेकर के दोस्तों 329 तक, अनुच्छेद जो 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक संविधान में इसका उल्लेख किया गया है चुनाव आयोग का, ठीक है, निर्वाचन आयोग के नाम से। आप अनुच्छेद अगर आपने नहीं पढ़े तो आप अनुच्छेद पढ़ लीजिए, शॉर्ट आप अनुच्छेद पढ़ लीजिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट यानी कि FR, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और आप FR, FD, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 51A है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी में दोस्तों कितने कर्तव्य बताए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटी में दोस्तों 11 कर्तव्य बताए गए हैं। कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य। और FR में कितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? आपको आंसर बताइए। फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे दोस्तों? 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन उसमें से जो आपका संपत्ति का अधिकार है वह 300 संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कर दिया है, यह आर्टिकल 300A में दे दिया गया है। और अब कितने हमारे फंडामेंटल राइट रह गए हैं? तो हमारे अब 6 फंडामेंटल राइट रह गए हैं। कितने राइट रह गए हैं? 6 फंडामेंटल राइट रह गए हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए फटाफट से। जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, और इनके बारे में शॉर्ट डिटेल दे दी है मैंने, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये किस पार्टी से हैं दोस्तों? ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। और कौन से मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? ये 13वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और ये किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। आप फटाफट से देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तापी नदी जो है सूरत शहर के किनारे बसी हुई है, ठीक है। तो मतलब कि सूरत शहर जो है वो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंपल सी बात है। और सूरत में मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग का काम होता है, ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध भी है। इसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? सूरत जो है तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपने हमारी जो रिवर्स की वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जीके की प्लेलिस्ट में, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी।
और वीडियो उसमें मैं वीडियो का लिंक भी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के वीडियो को डाउनलोड नहीं सॉरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो की पीडीएफ फटाफट से मिल जाएगी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों क्या है? न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड नहीं सॉरी, न्यूजीलैंड खुद कंट्री है, मैंने गलती कर दी। न्यूजीलैंड जो है वो कंट्री है, सॉरी फ्लो में निकल गया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। ठीक है, और बेकर आइसलैंड की कैनबरा। ठीक है, बेकर आइसलैंड की भी कैपिटल कैनबरा है। ठीक है, और कोक आइसलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? अवारुआ। ठीक है, क्या राजधानी है? मैं नोट कर देता हूं, AVARUA। ठीक है, तो ये थी जानकारी इंडोनेशिया के बारे में, जकार्ता के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, ये नोट कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट लेके आप फटाफट से वीडियो को नोट कर लीजिए। जकार्ता एक इंडोनेशिया 1 करोड़ लोगों का घर है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है दोस्तों ये, लेकिन ये काफ़ी आइलैंड से बना हुआ है। लेकिन इंडोनेशिया की जो मौजूदा राजधानी है वह दुनिया की सबसे तेजी से डूबते शहरों में से एक है। दरअसल इंडोनेशिया दलदली जमीन के किनारे पर बसा हुआ है, जहां 13 नदियों को 13 नदियां जो है वो एक दूसरे को काटती हैं। तो ये थी जानकारी इंडोनेशिया के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चंद्रयान मिशन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? चंद्रयान मिशन दोस्तों 1 जो है, अभी चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी चल रही थी, चंद्रयान 2 न्यूज में था, इसलिए चंद्रयान 1 के बारे में पूछ लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि RBI NTPC जो है कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है कहीं से भी, इसलिए आप कहीं जो है आंसरों को, मतलब करंट अफेयर जो है प्रीवियस ईयर की भी थोड़ी थोड़ी बहुत देखते रहिए, लेकिन इतनी टफ करंट अफेयर नहीं पूछता कि आपको नहीं भी पता हो। ठीक है, चंद्रयान मिशन जो 1 है वह दोस्तों कब हुआ था? सॉरी हाँ, चंद्रयान मिशन जो है चंद्रयान मिशन 1 जो है दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था, मतलब कि सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया था। और दोस्तों चंद्रयान मिशन जो है SDSCR, ठीक है, कहाँ से? शार, श्रीहरिकोटा जिसे बोलते हैं हम लोग, SDSR। ठीक है, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और यह जो था चंद्र के रासायनिक और खनिजीय और प्रकाश भौमिकी मानचित्र लेने के लिए चंद्र की सतह पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। ठीक है, तो चंद्रयान मिशन के बारे में ये थी जानकारी। और कब प्रक्षेपित हुआ था दोस्तों? यह 22 अक्टूबर 2008 को, 2008 का कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दोस्तों यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, भारत के CJI कौन है दोस्तों? तो दोस्तों भारत के CJI जो हैं वो कौन है? शरद बोबड़े जी। कौन है? श्री शरद बोबड़े जी। ठीक है, तो इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। भारत गणराज्य में अब तक कुल कितने न्यायाधीश हैं दोस्तों? 47 न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों सहित वर्तमान में 47 मुख्य न्यायाधीश, 47 जो है वो न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की। न्यायमूर्ति श्री H.J. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? श्री अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, और सबसे पहले कौन थे? श्री H. कन्हैया। ठीक है, श्री H, मैं नोट कर देता हूं, H.J. कन्हैया। ठीक है, और अब इस टाइम कौन है दोस्तों? इस टाइम में करंट में शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, वर्तमान में कौन है दोस्तों? श्री शरद अरविंद बोबड़े जी। और प्रथम जो थे वो कौन थे? H.J. कन्हैया। ठीक है, कौन थे? H.J. कन्हैया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जा सकता है RRB में, इसलिए आप करंट अफेयर जो है वो स्टैटिक पोर्शन के टाइप से याद कर लीजिए।
कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, कुंडनकुलम नाभिकीय परियोजना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु प्रदेश के कुंडलमकरम स्थित है। और इसका निर्माण जो दोस्तों 2002 में आरंभ हुआ था और 13 जुलाई 2013 को यह मतलब कि प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना में दोस्तों 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। पहले यूनिट 22 अक्टूबर 2013 से विद्युत ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करना आरंभ कर दिया गया था। तो यह थी जानकारी कुंडनकुलम परियोजना के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। भारत में सबसे लंबी, बिना सोचे कुछ समझे आप आंसर लगा सकते हैं इसका। सबसे लंबी जो तटरेखा है वह किसकी है दोस्तों? आप सोच रहे होंगे कि केरल की है, तमिलनाडु की है। नहीं दोस्तों, यह महाराष्ट्र की भी नहीं और आंध्र प्रदेश की भी नहीं है। इवन जो सबसे लंबी जो तटरेखा है वह किसकी है? गुजरात की। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया, सीरीज से मैंने लिख भी दिया है, आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। गुजरात के नंबर पहले पर, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र और केरल। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, गुजरात की नंबर 1 पर, आंध्र प्रदेश की नंबर 2 पर, तमिलनाडु की नंबर 3 पर है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की नंबर 3 पर और महाराष्ट्र की नंबर 4 पर और सबसे लास्ट में केरल की नंबर 5 पर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह, ध्वनि कहां विचरण नहीं कर सकती? तो दोस्तों ध्वनि कहां विचरण नहीं कर सकती है? दोस्तों ध्वनि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि सब जगह विचरण कर सकती है, परंतु निर्वात में ध्वनि विचरण नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, निर्वात में दोस्तों ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। केवल और केवल ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा जैसी जगहों पर ध्वनि का संचरण हो सकता है, संभव है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने नोट भी कर दिया है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही यह चलती है, जबकि ठोस में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी संचरण कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सतलुज नदी कहां से निकलती है? तो आंसर बताइए फटाफट से, सतलुज नदी कहां से निकलती है दोस्तों? सतलुज नदी दोस्तों कहां से निकलती है? दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम स्थित मान सरोवर के निकट राक्षस ताल से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोंगचेन खोम्बाव है। वास्तव में सतलुज का जो स्रोत है रावण हिनद नामक झील है, जो मानसरोवर के पश्चिम में है। सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील के पास रक्षित ताल से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है दोस्तों? मानसरोवर झील के पास से, रक्षिताल से उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, सतलुज नदी का उद्गम कहां पर है दोस्तों। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है फटाफट से। अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां जाती है? तो आंसर बताइए दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां जाती है? मैं आपको और भी क्वेश्चन बता देता हूं जो पूछे गए हैं दोस्तों। जो पूछा गया था वह, जैसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताएं फटाफट से, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और जो पूछा गया था, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम 1900 दोस्तों कब होता है? पर्यावरण अधिनियम किसके अनुसार है? कौन से सन का है? पर्यावरण अधिनियम 1986 से। ठीक है, और सैडल पीक का मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर का ब्रेन भी। और जो पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूं, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और भी बता देता हूं मैं आपको, जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो, जैसे कि, हाँ दोस्तों सिंपल, मैंने आपसे पहले भी, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसी में पूछा गया था कि लाफिंग गैस, ये पूछा गया कि लाफिंग गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो लाफिंग गैस कौन सी होती है दोस्तों? आप सभी बताइए फटाफट से। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कौन सी है दोस्तों? N2O लाफिंग गैस। आपको मैंने बताया था, खोजकर्ता कौन है इसके दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जोसेफ, मैं यहां नोट कर देता हूं,
जोसेफ प्रिस्टिले, ठीक है। और लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं दोस्तों? N2O। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? N2O, ठीक है। और दोस्तों कार्डियोलॉजी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, हृदय का जो कार्डियोलॉजी स्टडी होती है वो किसके लिए होती है? हृदय के लिए, ठीक है। सहजीवी के उदाहरण भी पूछे गए थे। और पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों मोल में पूछी जाती है। अब भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां है दोस्तों? उत्तराखंड में, यूके में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक फटाफट से, जो पूछा गया है। लेह दर्रा दोस्तों, लेह दर्रा, सॉरी, ठीक है, हो गया चेंज, सॉरी। मैं इसे दोबारा चेंज कर देता हूं। हाँ, जैसे कि श्रीनगर में लेह दर्रा कहां पर है दोस्तों? लेह दर्रा कहां है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहां है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, लेह दर्रा। और मंगलयान की लॉन्चिंग मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में क्या है? सॉरी, हाँ, आर्टिकल 72 में दोस्तों क्या है? आप वो बताइए आप कमेंट करके। और सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मैं यहां नोट कर देता हूं। अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, इन्हें बोला जाता है दोस्तों सेवन सिस्टर। यह नॉर्थ ईस्ट में कोई इन्हें नॉर्थ ईस्ट की बहनें बोला जाता है। 7 बहनें कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 7 बहनें हैं दोस्तों, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई नहीं, रंजन गोगोई जो है पूर्व हमारे सीजेआई रह चुके हैं। पिछली बार के जो थे रंजन गोगोई थे, और इस बार कौन है? श्री शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। सॉरी। और दोस्तों रामसार साइट कितनी है इस बार, वो आप बताइए फटाफट से, वीडियो को कमेंट करिए कि रामसार साइट कितनी है। और नॉर्थ अमेरिका की दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज याद कर लीजिएगा फटाफट से आप लोग। ये तो जानकारी थी दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अब वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक जाती है वो बता देता हूं मैं आपको। वंदे भारत ट्रेन जो है दोस्तों कहां कहां रुकती है, इसका टाइम टेबल क्या है दोस्तों? ये नई दिल्ली से सुबह 6 बजे से चलती है और दोपहर 2 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंच जाती है। कटरा से वापसी के बाद यह दोपहर ट्रेन जो है दोपहर 3 बजे चलती है और रात में 11 बजे नई दिल्ली पहुंच जाती है। नई दिल्ली से कटरा के बीच यह ट्रेन अम्बाला, कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी में भी रुकती है, ठीक है। कहाँ कहाँ चलती है दोस्तों? यह दोस्तों दिल्ली से लेकर के जम्मू कटरा तक, ठीक है। कहाँ? जम्मू कटरा। तो यह था अंतिम क्वेश्चन, और बाकी मैंने जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको नोट कर दिए, वैसे बता दिए दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को भी शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो। अगर आप और दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और आपको हमारे चैनल पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, करंट अफेयर्स की, और आपको भूगोल की हो या मानचित्र की हो या फिर आपको जीके की कोई वीडियोस हो। मैं जीके की वीडियोस भी बना रहा हूँ इस टाइम, और आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की सॉरी, प्रॉब्लम हो चुकी है थोड़ी सी दोस्तों, खांसी है ज़रा। और
आपको जितनी भी वीडियोस हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, वो सारी वीडियोस हमने बना करके अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। आप वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और आप हम अगर आपको हमारे चैनल की PDF चाहिए तो आप हम फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहाँ से मिलेंगी आपको? वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम से। तो आप टेलीग्राम से जाकर के वीडियोस को देख सकते, PDF को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर लाइक करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक कर दीजिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज दीजिए दोस्तों, educationhubsmart@gmail.com। ये थी आज की डिस्कशन दोस्तों। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। अब मिलते हैं कल।